हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 8 जो है प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, उसका एक्सरसाइज आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 का, जिसका नाम है इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया सिंस 1991। तो इसका आज हम एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे 1 बाय 1। ठीक है, चलो टाइम को बिना वेस्ट किए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे वीडियोस बनाने का। ठीक है, और वीडियोस को चैनल पे जाइए और आप वीडियोस को वॉच कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया है? मिक्स्ड इकोनॉमिक को अडॉप्ट किया है। मिक्स्ड इकोनॉमिक क्या होती है? जहाँ पे सोशल और मतलब कह सकते हैं, जस्ट मिनट, जहाँ पर क्या होता है, सोशलिज्म मतलब भी होता है और कैपिटलिज्म भी होता है, उसे हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। मतलब गवर्नमेंट की अथॉरिटी भी रहती है और प्लस इंडस्ट्रीज़ की भी रहती है। सो नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अप्रूव फॉरेन टेक्नोलॉजी इन हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट आता है, अभी के टाइम में हमारे पास रिजर्व पब्लिक सेक्टर खाली तो 2 है, पहला रेलवे है, दूसरा एटॉमिक एनर्जी है। फिर हम आते हैं असर्शन एंड रीजनिंग पे। तो असर्शन रीजनिंग मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। असर्शन क्या होता है? जहाँ पर आप एक स्टेटमेंट बोलते हो और उसके हिसाब से आपको रीजनिंग देना होता है। अगर दोनों करेक्ट है तो दोनों ट्रू, और ये डिपेंड करता है कि असर्शन का रीजनिंग करेक्ट है या फिर नहीं। अगर दोनों एक दूसरे से अलग है तो फिर दोनों करेक्ट है, बट उसका जो आंसर है वो क्लियर नहीं होगा। तो असर्शन क्या बताता है? डी लाइसेंसिंग ऑफ इंडस्ट्रीज वॉज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप अंडरटेकन अ लिबरलाइजेशन। ये पहला स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल ही करेक्ट है। दूसरा है, अनवांटेड कंट्रोल एंड रेस्ट्रिक्शंस लेड टू इकोनॉमिक स्टैग्नेशन प्रायर टू 1991। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, बट ये जो रीजनिंग है वो करेक्ट नहीं है, इसीलिए बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? असर्शन 1990 और 1991 के बीच इंडिया फेस एंड एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, है ना। तो उसकी रीजनिंग क्या दिया है? इम्पोर्ट कोटा एंड टैरिफ लेड टू इंक्रीज इन इम्पोर्ट। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, बट दूसरा क्या है? दूसरा करेक्ट कंप्लीटली रॉन्ग है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। असर्शन जस्ट अ मिनट, असर्शन क्या है इसका? पोस्ट लिबरलाइजेशन, मतलब लिबरलाइजेशन के बाद द सेल ऑफ डोमेस्टिक गुड्स हैज़ इंक्रीज, बट इसका रीज़न क्या दिया हुआ है? रीज़न दिया हुआ है इसका, द डिमांड फॉर इम्पोर्ट गुड्स हैज़ इंक्रीज ड्यू टू लिबरल पॉलिसी। ये देखो दोनों स्टेटमेंट ही करेक्ट है, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। तो आपका आंसर क्या होगा? ए एंड आर ट्रू, बट आर ट्रू, बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फोर्थ की बात करते हैं असर्शन की। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन अ कंट्री कैन नॉट अचीव सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन, बट इसका रीजनिंग क्या दिया हुआ है? क्या बोला है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक कंट्री जो है वो सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ फूड प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। लेकिन रीजनिंग क्या दिया हुआ है इसका? ग्लोबलाइजेशन हैज़ क्रिएटेड अ रिवॉल्यूशन इन IT सेक्टर। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, बट जो रीज़न है उसका करेक्ट असर्शन का नहीं है। फाइंड द ऑड वर्ड आउट। तो इसमें 3 इकोनॉमिक पॉलिसी दी हुई है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन एकदम अलग कॉन्सेप्ट है। डिमोनेटाइजेशन का मतलब होता है जब नोटबंदी हो जाती है, उसको डिमोनेटाइजेशन कहा जाता है। इंडस्ट्री रिक्वायर्ड कंपल्सरी लाइसेंस, इसमें 3 चीज़ें दी हुई है, डिफेंस, इक्विपमेंट, सिगरेट और इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजर। यस करेक्ट है, ये तीनों के लिए लाइसेंस रिक्वायरमेंट होता है, बट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती। नवरत्न स्टेटस की बात करें कंपनी का, तो पहला है SPCL है, दूसरा IOC है, तीसरा है ONGC और HPCL। तो IOC जो है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि वो नवरत्न की कैटेगरी में नहीं आता है। सो लिबरलाइजेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिबरलाइजेशन डील्ड विद द फॉलोइंग। तो ये NTPC से नहीं करता, बाकी तीनों से करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशन। पहला बोला गया है कि व्हीकल मैन्युफैक्चर्ड बाय वेरियस ऑटोमोबाइल कंपनी आर नाउ अवेलेबल इन इंडिया। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है? ट्रेड लिबरलाइजेशन की वजह से हुआ है। ट्रेड लिबरलाइजेशन की वजह से क्यों हुआ है? क्योंकि जब लिबरलाइजेशन आया तो जो रेस्ट्रिक्शंस था वो कम हुआ, जिसकी वजह से हम देश के किसी भी कोने से कुछ भी परचेस कर सकते हैं, है ना, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन।
तो यहाँ पे दिया ट्रेड लिबरलाइजेशन इज अ प्रैक्टिस इन विच import licensing control are abolished with the import of various goods in made easy. Question number 2 कहता है गवर्नमेंट इक्विटी इन सम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज इज सोल्ड टू द प्राइवेट सेक्टर, इसको कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। आज के ज़माने में जितनी गवर्नमेंट कंपनीज है वो प्राइवेट में ही कन्वर्ट होती जा रही है, अपने शेयर उनको ही बेचती है। ऐसे टर्म को हम प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा मतलब जो है प्रॉफिट कंपनी को मिलता है। तो यहाँ पे बोला है प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर टू द प्राइवेट सेक्टर। सो यहाँ पे इलस्ट्रेशन से बताया गया बाय सेलिंग गवर्नमेंट इक्विटी इन सम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू द प्राइवेट सेक्टर इज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज फॉलोड। नेक्स्ट आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट आर इनकरेज ऑन लार्ज स्केल इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ इंडिया, इसे हम लिबरलाइजेशन कहते हैं। और इसमें दिया है कि जहाँ पे इकोनॉमी को फ्रीडम मिलता है कि वो इकोनॉमिक डिसीजन ले सकती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आता है स्टेट विद रीजन वेदर यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है लिबरलाइजेशन हैज़ परमिटेड द यूज़ ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी, अग्री विद द स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिबरलाइजेशन ने अलाउ किया फॉरेन टेक्नोलॉजी को मतलब अपने कंट्री में लाने के लिए, है ना। और ये हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रियल बेसिस पे किया गया, क्योंकि फॉरेन टेक्नोलॉजी का रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब कई हिसाब से कम हो रहा था, तो कंपटीशन बढ़ाने के लिए चीज़ें की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गवर्नमेंट हैज़ गिवन प्राइवेट एंटरप्राइज फ्री एक्सेस टू द पब्लिक, अग्री विद द स्टेटमेंट। यहाँ पे दिया बाय डिसइन्वेस्टमेंट द गवर्नमेंट सेल्स शेयर ऑफ 6 public unit to the private sector, for example in disinvestment of Maruti BSNL. By reservation policy, private enterprises have been given free access to the public sector except the railway और atomic energy, क्योंकि ये दोनों अभी भी पब्लिक यूनिट है, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिया गया है रीज़न। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गवर्नमेंट हैज़ मोनोपोली इन इंश्योरेंस सेक्टर, बिल्कुल ही डिसएग्री, क्योंकि अर्लियर टाइम में था बट अभी नहीं। आफ्टर 1999 के बाद ये क्या हो गया, बिल्कुल ही प्राइवेट सेक्टर में इसे ट्रांसफ़र कर दिया गया, ठीक है। द क्रिएशन ऑफ नेशनल रिन्यूएबल बोर्ड वॉज डन टू रिमूव द पॉवर्टी, अग्री विद स्टेटमेंट। यहाँ पर देखो इसका मेन मोटिव ये था कि कोई अगर वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है या कोई इंजर्ड हो जाता है या कोई कंपनी बंद हो जाती है, तो अगर वो लोग अनएम्प्लॉयड होगा तो उनका खर्चा कैसे चलेगा। ऐसे टाइम में नेशनल रिन्यूएबल बोर्ड जो थी वो लोगों को कंपेंसेट प्रोवाइड कराती थी और वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए भी उनको पैसा पेड करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इज़ वन ऑफ द पब्लिक सेक्टर यूनिट अमॉन्ग द नवरत्न, अग्री विद द स्टेटमेंट। क्योंकि ड्यूरिंग 1997 से 1998 में 9 पब्लिक सेक्टर थी वो सिलेक्ट हुई थी नवरत्न स्टेटस के लिए उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे। एंड ये नवरत्न जो है वो फुल्ली फाइनेंशियल और मैनेजेबल ऑटोनॉमी थी, इसलिए अग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपको ब्रीफ क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको पहले इंट्रोडक्शन लिखना होता है, बट मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन को स्किप किया है, आप इंट्रोडक्शन ज़रूर लिखिए। ओके, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। तो सबसे पहला इसका पॉइंट है डी लाइसेंसिंग। डी लाइसेंसिंग में ये किया गया कि लाइसेंस को एबॉलिश किया गया। देखो बहुत सारे ऐसे लोग जो है अनएम्प्लॉयड है, वो अगर लाइसेंसिंग का प्रोसेस नहीं जानते हैं, इट मीन वो इंडस्ट्री को स्टार्टअप नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में खाली कुछ कंडीशंस वाली कंपनीज़ को ही लाइसेंस के लिए कंपलसरी किया गया, जैसे इलेक्ट्रॉनिक एरोशिप है, डिफेंस इक्विपमेंट है, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव है, हाजार्डियस केमिकल्स है, ड्रग्स है, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, सिगारेट्स है। तो ये सारी कंपनीज़ को गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली जो है लाइसेंस बनाने के लिए बोला। तो सेकंड पॉइंट है एबोलिशन ऑफ मोनोपोली को बिल्कुल ही ख़त्म किया गवर्नमेंट ने, और रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस को भी, ताकि जो कंपनीज़ का मतलब जैसे जो कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ स्टैब्लिशमेंट करना चाहती है, एक्सपांशन करना चाहती है, मर्जर्स करना चाहती है, तो वो कंपलसरी हो सके और अप्रूवल भी उसे मिल सके, ठीक है, ताकि जो स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो बढ़ सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा इनकरेज टू स्मॉल स्केल। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को इनकरेज करना, जैसे जिनकी इन्वेस्टमेंट लिमिट कितनी है 1 करोड़ टू 5 करोड़, उनको इनकरेज करना।
फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी इनकरेज करना, जैसे 1991 के टाइम पे जब लिबरलाइजेशन था या फॉरेन इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, तो उस टाइम पे जो इन्वेस्टमेंट था वो 51% था, फिर वो बढ़ के 74 हुआ, राइट नाउ वो 100% है। नेक्स्ट आता है रिड्यूसिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का रोल काफ़ी कम कर दिया, क्योंकि देखा जाए तो पब्लिक सेक्टर यूनिट को काफ़ी लॉस होता है, और वही अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो उनको प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं जहाँ पे उन्होंने मोनोपोली को एंड किया और पब्लिक सेक्टर को बढ़ाया, और थर्ड में उन्होंने कैपिटल को ब्लॉक्स किया, जो 6 पब्लिक सेक्टर यूनिट थे उनको इनकरेज किया प्राइवेट सेक्टर में डालने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, वहाँ पे रिड्यूस करके पब्लिक सेक्टर पहले 17 था, फिर 8 किया, फिर उसका 2014 में वो कितना कर दिया, खाली 2 कर दिया, जैसे रेलवे है और एटॉमिक एनर्जी है। ट्रेड लिबरलाइजेशन को, जहाँ पे ट्रेड आप ज़्यादा अमाउंट में कर सकते हो, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, कैपिटल गुड्स हो, इंटरमीडिएट गुड्स हो, या कोई भी कंपोनेंट्स आप फ्रीली इंपोर्ट कर सकते हो और एक्सपोर्ट कर सकते हो। स्पेशली जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, वहाँ पर एग्रो एक्सपोर्ट जोन को क्या किया गया, इम्प्रूव किया गया। तो नेक्स्ट आता है रिफॉर्म्स इन इंश्योरेंस सेक्टर। तो इंश्योरेंस सेक्टर वॉज मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट। द न्यू पॉलिसी पास इंश्योरेंस रेगुलेट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि इंश्योरेंस सेक्टर में भी रिफॉर्म्स ला गया। 1999 के टाइम पे ये गवर्नमेंट सेक्टर में पाई थी, उसके बाद इसको लाइसेंस देके प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट किया गया, ताकि इसकी मोनोपोली जो है वो गवर्नमेंट की वो कम्प्लीटली ख़त्म हो सके। फाइनेंशियल सेक्टर में भी काफ़ी रिफॉर्म्स आए, जैसे कि कोऑपरेटिव बैंक से पब्लिक सेक्टर वॉज परमिटेड टू डू बिजनेस इन दी फाइनेंशियल सेक्टर, ताकि इकोनॉमी का ग्रोथ हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है एक्सप्लेन द मेजर्स अंडरटेकन द गवर्नमेंट। ग्लोबलाइजेशन के लिए क्या क्या चीज़ें मेजर की गई। तो मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊँ, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, आप वर्ल्ड वाइड फ्रीली क्या कर सकते हो, बॉर्डरलेस ट्रेड कर सकते हो, चाहे वो गुड्स का हो चाहे वो सर्विस का हो। तो हैविंग अ फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द वर्ल्ड, चाहे वो कैपिटल हो, लेबर हो, टेक्नोलॉजी हो, उसी को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स क्या है ये, इन अदर वर्ड्स क्या है, इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ कंट्री टू द वर्ल्ड इकोनॉमी, मतलब सारी तरीके की बैरियर्स को ख़त्म करना। तो इसमें सबसे पहला है क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन को कम किया। पहले क्या था ना कि आप 100 क्वांटिटी में ही इंपोर्ट कर सकते हो या फिर एक्सपोर्ट कर सकते हो, या टैरिफ रेट्स आपको ज़्यादा लगते थे। तो ये ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से ये कम हुआ कि आप जितना दिल करे, मतलब जितना आपको क्वांटिटी रिक्वायर्ड है आप उतना अमाउंट में क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। दूसरा, फॉरेन कैपिटल को इम्प्रूवमेंट मिली, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है गवर्नमेंट हैज़ ओपन द इकोनॉमी टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एज अ रिजल्ट फॉरेन कैपिटल इज अट्रैक्ट टूवर्ड द वेरियस सेक्टर, जिसकी वजह से इकोनॉमी को बूस्ट मिला। फिर कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज़, जैसे कि कोई अगर सपोज जैसे हमने चाइना से कोई गुड्स को इंपोर्ट किया या एक्सपोर्ट किया, तो उस टाइम में जो करेंसी का एक्सचेंज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। तो उस टाइम में ये चीज़ें हुई कि मतलब आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे बैंक का हेल्प लेके ये भी क्या होगा, पॉसिबिलिटी हो पाई। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फॉरेन कोलैबोरेशन। फॉरेन कोलैबोरेशन का मतलब बाहर की कंपनी के साथ आप कोलैबोरेट करके अपने बिजनेस को एनलार्ज कर सकते हो। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी, जैसे कि लिबरलाइज पॉलिसी है, रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड है, इनकरेजमेंट ऑफ फॉरेन कोलैबोरेशन है, ये सारे जो है लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी का पार्ट है। 6th वन आता है इंकरेजमेंट टू एक्सपोर्ट को इंकरेजमेंट मिला, जैसे कि एग्जिम पॉलिसी की वजह से लोग मतलब इंसेंटिव्स मिला एक्सपोर्टर्स को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अब ये पैसेज जो है केयरफुली आपको रीड करना है और फिर इसका आंसर देना है। पहले अब इसको रीड करते हैं। इंडियन आइसक्रीम इंडस्ट्रीज इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट्स ऑफ द डेयरी and food processing sector. India has a low per capita in consumption of ice cream 400 ml, whereas USA ये ज़्यादा है। इंडिया के कंपैरिजन में USA में ज़्यादा है और चाइना में भी ज़्यादा है। USA में 22,000 है और चाइना में कम है, 3,000 है। ठीक है, लेकिन एज़ पर द पर कैपिटा
कंजम्पशन ऑफ आइसक्रीम इज़ लो इन इंडिया बिकॉज इट्स कंट्री फुलफिल द ट्रेडिशनल फूड्स। यहाँ पे इंडिया में वैरायटी स्वीट्स की इतनी ज़्यादा है कि लोग आइसक्रीम को कम प्रेफर करते हैं, ठीक है। सो डेवलप कंट्री में क्या है, इसको आइदर पेस्ट्रीज के थ्रू और या आइसक्रीम के लिए इसको डेजर्ट के रूप में यूज़ किया जाता है। सो इन द गोल्डन एरा, in this era globalization, the mindset of people is very fast changing. So because of multinational company have set up number of ice cream parlor in their country, different variety में, flavor में, तो इसीलिए जो यंग जनरेशन है वो काफ़ी अट्रैक्ट होता है टूवर्ड्स दिस। और अब इनका जो आइसक्रीम का बिजनेस है वो जोरों शोरों में चल चुका है। सो आइसक्रीम सेक्टर हैज़ ग्रेट पोटेंशियल फॉर ग्रोथ इन देयर कंट्री ड्यू टू इम्प्रूवमेंट ऑफ कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो लोगों का माइंडसेट चेंज होने के साथ साथ बाकी सारी चीज़ें जो है चेंज हुई। अब इनका रेवेन्यू जो है वो बढ़ गया है टूवर्ड्स द आइसक्रीम। चलो इसको हम रीड करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, आइडेंटिफाई द रीज़न फॉर लो पर कैपिटा इन कंजम्पशन ऑफ आइसक्रीम। क्योंकि इंडिया में बहुत सारे ट्रेडिशनल 100 वैरायटी ऑफ स्वीट्स है जो अवेलेबल है, तो उसकी जगह इंसान आइसक्रीम तो खाएगा नहीं, बेसिक सी बात है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन लेवल पे आइसक्रीम का क्या इम्पैक्ट हुआ है आइसक्रीम इंडस्ट्री का। सो पीपल एटीट्यूड्स हैव शिफ्टेड एज अ रिजल्ट ऑन ग्लोबलाइजेशन। सो एज अ रिजल्ट ग्लोबलाइजेशन मल्टीनेशनल कंपनी हैव एस्टैब्लिश अ नंबर ऑफ आइसक्रीम पार्लर, जिसकी वजह से ये ज़्यादा डेवलप हो सके। वैरायटी भी ऐड किया है, अलग अलग फ्लेवर भी ऐड किया है, जिसकी वजह से यंग जो पॉपुलेशन है वो अट्रैक्ट होती है टूवर्ड्स द आइसक्रीम पार्लर। नेक्स्ट आता है, फाइंड द फैक्टर दैट could lead to growth of ice cream industry. So the ice cream industry in India expanding due to improvement in cold chain. अच्छा, cold chain की वजह से इसमें improvement देखा गया है and increase in disposable income as well. और लोगों की lifestyle में change आने की वजह से भी यहाँ पे improvement देखा गया है। नेक्स्ट आता है हमारा, express your view the implication of higher GST on ice cream industry. तो यहाँ पे देखा गया है 4.18% GST जो है इंक्रीज़ हुआ है आइसक्रीम पे। जो एंटरप्रेन्योर यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं आइसक्रीम इंडस्ट्री में, टू बूस्ट आइसक्रीम इंडस्ट्री लाइक अदर डेयरी प्रोडक्ट लाइक बटर, चीज़, आइसक्रीम टू शुड बी टैक्स और 12% का यहाँ पे टैक्स जो लगना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है इन शॉर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 9 का एक्सप्लेनेशन और कह सकते हैं कि एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।